ओके। तो आज एक दूसरा सेशन है और हम लोग एमपी पीएससी के अंतर्गत एमपी जी के सब्जेक्ट एक क्लास शुरू किए थे। कई सारे बच्चों को हो सकता है क्लास में कुछ समस्या रही हो और कुछ को अच्छी भी लगी हो। तो अब आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले जरा सा मैं इसको ओवरव्यू दे दूं कि हमने कहाँ पर छोड़ा था। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक पर बात की थी वो बात की थी मध्य प्रदेश की जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति का परसेंटेज कितना है, ये हम लोग लास्ट क्लास में इस पर चर्चा की थी हम लोगों ने। तत्पश्चात हमने ये देखा था कि कितने नगरीय जनसंख्या है, कितनी अ, शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी, ये हम लोग देख चुके थे। इसके बाद भी मैंने ये पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी रिजर्व्ड है और लोकसभा में कितनी रिजर्व्ड है, और विधानसभा में कितनी रिजर्व्ड संख्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता और न ही राज्यों की विधान परिषदों में किसी प्रकार का रिजर्वेशन मिलता है। तो इन दोनों संस्थाओं में रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा में दो तरह का रिजर्वेशन मिलता है। सॉरी, लोकसभा और विधानसभा में दो तरह का रिजर्वेशन मिलता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। ओबीसी के लिए राजनीतिक रूप से यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। कई सारे लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन ही सब कुछ है, जो आर्टिकल 15 और 16 में लिखा गया है वहीं पर रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन दो तरीके का होता है। एक होता है एजुकेशनल फील्ड में जो दिया जाता है, जो एग्जाम में आप लोग रिजर्वेशन लेते हैं वो रिजर्वेशन। और दूसरा रिजर्वेशन वो जो पॉलिटिकली दिया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाता है, राजनीतिक रिजर्वेशन दिया जाता है, वो केवल 10 साल के लिए होता है। और प्रत्येक 10 साल में सरकार अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा उसको बढ़ा देती है। जैसा कि भी हाल ही में बढ़ाया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया था। पहले यह 2020 तक था। जब पहली बार रिजर्वेशन रखा गया था संविधान में तो केवल 10 वर्षों के लिए रखा गया था। 1960 में फिर बदलाव किया गया, 70 में फिर बदलाव किया, हर 10 साल में सरकारें इसको आगे बढ़ा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलम क्यों रखा है। ये कॉलम इसलिए रखा गया है क्योंकि इन 10 सालों में ये अवलोकन किया जा सके कि कितनी जातियां इस रिजर्वेशन को पाने के बाद अपने सोशल लेवल से ऊपर उठी है। अगर सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर ये जातियां अगर ऊपर उठ जाती हैं तो ये ऑप्शन मिल जाता है कि कुछ जातियों को आरक्षण की सीमा से बाहर भी किया जा सकता है। हालांकि बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है कि जातियों को बाहर किया जा रहा है। ज्यादातर जातियों को जोड़ा ही जाता है। और इसको लेकर भी अ, चर्चा में आया था ओबीसी वाला एक, हाल ही में आया था। हम लोग देख सकेंगे उसको, किसी क्लास में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर मैंने बात की थी कि मध्य प्रदेश में टोटल मध्य प्रदेश में टोटल 10 सीटें लोकसभा के लिए रिजर्व थी आपकी। उसमें से 4 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें जो है वो आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं। इनकी जगह भी मैंने बताया था, जो 4 जगह हैं वो है उज्जैन, ये याद रखना है। उज्जैन, भिंड, उज्जैन, भिंड, देवास और टीकमगढ़। उज्जैन, भिंड, देवास और टीकमगढ़, ये 4 जगह हैं जहां पर अनुसूचित जाति के ही लोग केवल और केवल लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव में लड़ सकते हैं। बाकी जो 6 बताए गए हैं उसमें आपका है धार, रतलाम,
रतलाम तीसरा, मंडला, मंडला चौथा, खरगोन लास्ट क्लास में भी लिखाया था मैंने, और पांचवा है आपका बैतूल, छठा है शहडोल। शहडोल। तो ये कुछ जिले मैंने लिखे हैं जहां पर रिजर्व सीट है। एससी और एसटी की सीटें रिजर्व्ड हैं यहाँ पर। अगर एससी की बात करें तो 4 सीटें हैं, और एसटी की बात करें तो 6 सीटें हैं। याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है। एससी की सीटें याद रखना है तो बस एक ट्रिक बनाई है, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। ट्रिक ये है कि उज्जैन में देवताओं की भीड़ है, टिकट नहीं है। तो उज्जैन में देवताओं की भीड़ है, टिकट नहीं है। उज्जैन यानी उज्जैन, देवता मतलब देवास, भीड़ मतलब भिंड, और टिकट नहीं मतलब टीकमगढ़। और अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा राइमिंग मिला दे तो इसमें लिखा गया धर्म खर बेतु शर्म कर। तो धर्म कर मतलब ध से धार, रस रतलाम, म से मंडला, ख से खरगोन, और बे से बैतूल, और शहडोल से, शर्म से शहडोल। ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, लगभग लगभग सभी लोगों को लिंक मिल गया होगा, और सब लोग अभी लाइव आ चुके होंगे। मैं बस आप ही लोगों का वेट कर रहा था। देखिए, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो पढ़ लेते हैं। सबको पता है कि राज्य की चिन्ह, हर एक राज्य का एक राज्य की चिन्ह होगा। हर राज्य अपने हिसाब से राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य गान तक भी कर सकता है। पहले राज्य गान को लेकर के बड़ी समस्या थी कि देश का राष्ट्रगान ही सबका राष्ट्रगान होगा, राज्य अलग अलग गान अपने नहीं कर सकता। लेकिन बाद में कई सारे स्टेट जो है उन्होंने अपना राज्य गान बनाना शुरू किया था। साउथ इंडिया में ये ट्रेंड शुरू हुआ था, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया। लगभग लगभग कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनका अपना राज्य गान भी है, और राजकीय चिन्ह भी सब देशों का, सब स्टेट का, सब राज्यों का अलग अलग है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। वैसे तो ऐसा कभी प्रश्न नहीं आता है कि इसमें क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा ये 24 स्तूप नुमा, जो सांची का स्तूप का जो डिजाइन है, वो यहाँ पर स्तूप जैसा दिया गया है। देखने में फूल जैसा लगता है, लेकिन ये स्तूप जैसा है। सांची का जो स्तूप है उससे शायद इंस्पायर्ड है ये। तो ये 24 स्तूप है जो 24 घंटे काम करने की प्रेरणा देता है, जैसा कि हमारे भारत के तिरंगे में भी है 24 तीलियां, वैसे ही ये चीज ली गई है। बाकी बरगद का पेड़ है, और बीच में जो अशोक चक्र स्तंभ जो लिया गया, अशोक स्तंभ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो लिया गया वो दिया गया है। बरगद का पेड़ है, और गेहूं की बालियां बीच में लगा दी गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं सबसे उत्तम क्वालिटी का, ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश का गेहूं सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और वो क्वालिटी भी है शाराबती गेहूं, जो सीहोर जिले में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वो कई राज्यों में जाता है, और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है। तो ये तो आपको इसकी जानकारी होगी। 2010 में महेश श्रीवास्तव ने एक गीत लिखा था। 2010 में महेश श्रीवास्तव ने एक गीत लिखा था जिसका नाम है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आंचल, आश्रय मेरा यह मध्य प्रदेश है। तो इन्होंने एक गीत लिखा था जिसको सरकार ने अडॉप्ट कर लिया कि ये मध्य प्रदेश का ही राष्ट्रीय गीत होगा। मेरा मध्य प्रदेश है नाम से इसको रखा गया था। इसकी जो 2 पंक्तियां हैं आपके सामने, बाकी और पूरा ही इसमें दे दिया गया है कि पूरा गान कंपलसरी नहीं है कि याद करें हम लोग। हमें राष्ट्रगान याद हो इतनी काफी, हमें काफी है। हमें वंदे मातरम याद है, बहुत है हमारे लिए। और लेकिन फिर भी हो सकता है हिंदी वाले पेपर में, जब हिंदी का मेंस का पेपर हो, कोई भरोसा नहीं एमपीएससी का, हो सकता है कि इसको लिखने का दे दे। किसी का कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में हो सकता है ये भी आ जाए। नेक्स्ट है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प जो है ये मेडोना लिली है, सफेद लिली के फूल को बोलते हैं। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है लिलियम कैंडिडियम। बस आपको ध्यान ही रखना है, वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है। मुझे पता है कि आज का दौर जितना कंपटीशन बढ़ चुका है, डेटा इतना ज्यादा वास्ट हो चुका है, बच्चों का लेवल पढ़ने का ऊपर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है
कि यह क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेगा कि फूल कौन सा है। हो सकता है कि वो जो लिली है, सफेद लिली, उसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा। तो वैज्ञानिक नाम आए भी हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो ओफियम होता है, अफीम की खेती होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है पूछ लिया गया था। ये एक राजकीय नाटक है जो मालवा में किया जाता है। मालवा अंचल, उज्जैन, इंदौर, देवास, ये जो क्षेत्र पड़ता है मालवा। देखिए, मालवा अंचल, मालवा के पठार, पूरा मालवा का पठार मालवा अंचल नहीं कहलाता है। मालवा अंचल जो है, मालवा वो भाषा की, मालवी भाषा की वजह से कहा जाता है, जिसमें शाहजहाँपुर, आगर मालवा भी आते हैं। और ये माच नाम का जो नाट्य है, इसको मध्य प्रदेश का स्टेट फोक ड्रामा जो है, राज्य नृत्य घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राई। बुंदेलखंड में प्रस्तुत किया जाने वाला ये नृत्य है। बस इतना सा पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है वहां का। तो ये जो है बुंदेलखंड का नृत्य हो सकता है, इसके बारे में पूछ ले। यहाँ से मेरे ख्याल से 2015 या 2016 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था मलखम्ब से लेकर के, क्योंकि 2013 में मलखम्ब को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। मलखम्ब पहले राजकीय खेल नहीं था। मलखम्ब को 2013 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना डेट 2013 में। मलखम्ब एकेडमी जो है वो उज्जैन में स्थित है। और 2013 में जब इसको राजकीय खेल का दर्जा दिया गया, साथ ही इसी मलखम्ब में जो प्रतियोगी होते हैं उनके लिए एक अवार्ड शुरू किया गया था, प्रभाष जोशी अवार्ड, प्रभाष जोशी पुरस्कार शुरू किया गया था। और ये मलखम्ब आप देख सकते हो, मलखम्ब जो कुश्ती जैसा लगता है आपको। ये इसमें एक लकड़ी का, एक लकड़ी नुमा, एक पिरामिड नुमा एक रहता है, स्तंभ नुमा एक रहता है, जिसके ऊपर जो है करतब दिखाते हैं, जो आपको आप देख पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा जानते हैं मलखम्ब के बारे में, देखा भी होगा आपने। काफी पुराना एक भारत का एक प्राचीन खेल है, जिसमें भारतीय, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक देसी खेल है जो इंडिया में चलता आया है और मध्य प्रदेश में काफी हद तक चलता है। और मध्य प्रदेश ने कुछ सालों में इसको प्रमोट काफी किया है। और एक साल हमने, जब गणतंत्र दिवस की परेड ली जाती है दिल्ली में, तो उस समय हमने उसका प्रदर्शन भी किया था। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो आपका मलखम्ब है। इसमें पुरस्कार दिया जाता है, शायद लगभग 1 लाख राशि इसमें दी जाती है। और लास्ट पुरस्कार इत्तेफाक से 2017 के बाद, मुझे डेटा उसके बाद का नहीं मिला, 17 के बाद से किसी को नहीं मिला है। और चंद्रशेखर चौहान साहब को इसका पुरस्कार दिया गया था 2017 में। तो एमपी जीके के क्वेश्चन हो सकता है कि 2017 वाला भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि वो लास्ट करंट अफेयर है इसका। तो हो सकता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 2013 में इसको बनाया था, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। तो मल्लखंब दो शब्द से मिलकर बना। मल्ल मतलब होता है योद्धा या बलवान, और खंब का मतलब होता है खंबा। ठीक है, पिलर। तो उस पर ये अपना प्रदर्शन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है महाशीर मछली, नर्मदा में पाई जाती है महाशीर मछली। एक मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे उच्च कोटि की, या देखा जाए तो काफी चर्चित मछली है। हालांकि धीरे धीरे इसकी संख्या में कमी आ रही थी, तो सरकार ने इसको देखते हुए महाशीर को घोषित कर दिया है मध्य प्रदेश का राज्य, सॉरी, जलीय जीव घोषित कर दिया है। राजकीय मत्स्य घोषित कर दिया गया है इसको, राजकीय मछली घोषित कर दिया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। इसका नाम है टोर प्यूटीटोरा। टोर प्यूटीटोरा महाशीर मछली का नाम है। तो हो सकता है इसका नाम आपको पूछ ले। वो नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसकी संख्या लगातार घट रही थी। इसकी संख्या को कंजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय मछली घोषित किया था। देखिए, चीजें सबको पता है, जितने भी लोग एमपीजी के पढ़ते हैं उनको सबको पता है कि राजकीय मछली कौन सी है, वो बोलेंगे महाशीर है। लेकिन दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये कि ये कहाँ पाई जाती है, नर्मदा नदी में पाई जाती है। दूसरी चीज ये कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो टोर प्यूटीटोरा। नेक्स्ट है आपका राजकीय पशु बारहसिंघा। ये
इंडिया, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में भी ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कान्हा किसली नेशनल पार्क में। मैं आपको बता दूं कि कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम नेशनल पार्क है, और एक मात्र नेशनल पार्क है जिसने अपना एक मस्कोट डिजाइन किया था। मस्कोट मतलब शुभंकर। कई सारे गेम्स आप लोग देखते हैं ना, जैसे ओलंपिक गेम्स का जो शुभंकर देते हैं, वो रिंग वगैरह देते हैं। अलग अलग गेम्स में अलग अलग शुभंकर चिन्ह देते हैं, कई बार जानवरों के चिन्ह देते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क का जो कान्हा किसली का जो शुभंकर घोषित किया गया है, वो इसी बारासिंगा को घोषित किया गया, और बारासिंगा का नाम भी है भूर सिंह द बारासिंगा इज द मस्कोट ऑफ मध्य प्रदेश। मस्कोट का मतलब होता है शुभंकर, तो शुभंकर घोषित किया गया है। और ये बारहसिंघा इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी प्रजाति का नाम पूछा था, ब्रेडरी प्रजाति का है ये बारहसिंघा। तो बारहसिंघा, इसके सिंह की संख्या 12 होने की वजह से इसको बारहसिंघा बोला जाता है। और इसकी भी संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि अच्छी मात्रा, अच्छे नंबर में पाया जाता है, इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए काफी अच्छा काम भी कर रही है। मैंने आपको बताया कहाँ पर ज्यादा मिलता है, ये मिलता है कान्हा किसली में। अब कान्हा किसली में यही सबसे ज्यादा नहीं मिलता है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। कान्हा किसली में सबसे ज्यादा शेर भी पाया, सॉरी, टाइगर, बाघ भी पाए जाते हैं। बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर तो है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो कान्हा किसली है, ये और उसमें भी आगे है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 137 के आसपास, शायद जहां मैंने पढ़ा था कि 137 तो अकेले इसी में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बाघ मिलते हैं आपके कान्हा किसली में ही मिलते हैं। ठीक है, बाकी ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा है, ये आपको कान्हा किसली में मिलेगा। अब बात आती है कि बारहसिंघा को कब देश का, कब राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया था। जब मध्य प्रदेश अपना 25वां साल मना रहा था गठन के बाद, 25वां, जब मध्य प्रदेश अपनी 25वां दिवस सेलिब्रेट कर रहा था, तो ऑब्वियसली बात है, याद 25 से रखना है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। सीधी सी बात है, 25वां सेलिब्रेट कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि 1 नवंबर तो होगा वो दिन, और 25 साल जोड़ोगे आप तो 1981 आएगा। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंघा को, इस दिन दो चीजें हुई, राजकीय पशु भी सिलेक्ट कर लिया गया, और राजकीय पक्षी को, दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया, दोनों को ही घोषित कर दिया गया था। किस दिन? 1 नवंबर 1981 को ये घटना हुई थी। उन्होंने इसको राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के लिए चुन लिया गया था। नेक्स्ट है आपका राजकीय पक्षी जो है दूधराज, इसको शाह बबुल भी बोलते हैं। ये बहुत बेसिक जानकारी, इसको जल्दी से मैं खत्म करके मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, जो आज का टॉपिक है अ, राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए, पैराडाइज फ्लाई केचर इसका एक साइंटिफिक नेम है। पैराडाइज फ्लाई केचर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस इसमें अंतर इतना है कि दूधराज के नर और मादा दोनों के रंग में अंतर होता है, ये ध्यान रखना आप। नर और मादा दोनों के कलर में अंतर, अलग अलग कलर पाया जाता है। नर का रंग जो पूरी तरह से सफेद होता है, जबकि मादा का रंग चमकीला और काला रंग का होता है। चमकीला और काला रंग दोनों जो है मादा के होते हैं, जबकि सफेद कलर केवल और केवल मेल का होता है। दोनों में अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है। और सरकार ने इसका एक पोस्ट डाक टिकट भी जारी किया था 1 साल। तो ये उस दिन, उस साल को चर्चा में था, करंट अफेयर में आया था, लेकिन अब हमारे लिए इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। दो चीजें और बची, इसको भी कर लेते हैं। आपका है बरगद, जिसको वटवृक्ष बोलते हैं। ये राजकीय आपका वृक्ष घोषित कर दिया गया। इसका जो साइंटिफिक नेम है, हो सकता है वो पूछ लेगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस वेलेंगेसिस। फाइकस वेलेंगेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक नेम क्या है बरगद का, वट वृक्ष का, तो फाइकस वेलेंगेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसको मध्य प्रदेश का राज राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। और यह है आपका सोयाबीन, जो मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है।
ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। पूछा जा सकता है कि सोयाबीन जो है वो किस राज्य की राज्य की फसल है। तो हमारे मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है सोयाबीन। और ग्लाइसिन मैक्स जो है इसका साइंटिफिक नेम है। बाकी कृषि के अंतर्गत हम लोग और चीजें पढ़ लेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में उगाई जाती हैं। सोयाबीन में होने वाले, क्योंकि पिछले 2 साल से सोयाबीन में येलो मोजेक रोग बड़ा चर्चा में है और वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जो सोयाबीन में मध्य प्रदेश काफी आगे था, अब धीरे धीरे उसमें काफी प्रोडक्शन कम हो रहा है उसकी वजह से, उस रोग की वजह से। तो हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं अब उस चीज की जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था। जो भी लोग ऑनलाइन है मुझे एक बार बता दें कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये दिया था कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के कारण क्या है। छत्तीसगढ़ के अलग होने के कारण क्या है। छत्तीसगढ़ के अलग होने के कारण क्या है। इन कारणों की चर्चा के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप अब चाहे इंटरनेट के माध्यम से या किताबों के माध्यम से इसका आंसर लिख करके लाएं। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर लिखा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हाँ सर लिखा है। शिवराज सिंह विश्वकर्मा ने लिखा है। ठीक है। शीला ने भी लिखा है। ठीक है। तो मैं बुलेट पॉइंट के थ्रू समझा देता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं वो अच्छे से समझे इस बात को कि क्या कारण रहे होंगे। वैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होने का कोई एक वास्तविक कारण नहीं था। बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जब मेंस में क्वेश्चन लिखना होगा तो एक कारण से काम नहीं चलेगा, वो आपको पूरा लंबा लिखना पड़ेगा। 50 50 शब्दों में और 60 शब्दों में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको आधा पेज से ज्यादा तो भरना पड़ेगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है प्रशासनिक सुविधा। अपने किताबों या इंटरनेट से जरूर देखा होगा, तो वहां पर केवल आपको पैराग्राफ राइटिंग में उसका आंसर दिया गया है, कहानी के फॉर्म में कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इस तरह से पिछड़ा था, दूर था। उसको हम लोग अच्छे फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। पहला जो कारण था मध्य प्रदेश के अलग होने का वो था आपका प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा से मतलब है कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था उस समय, सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। और चूंकि सबसे पिछड़ा जो एरिया था वो था आपका छत्तीसगढ़ वाला रीजन, जो कि जनजाति बहुल क्षेत्र भी था। गोंड जनजाति वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और वो पिछड़ा हुआ था। प्लस जो मध्य प्रदेश का जो राजधानी लगता है, जो पॉलिटिकल राजधानी है वो भोपाल है, जो उससे काफी दूर है। ऐसा माना जाता है कि जब आपके क्षेत्र से आपके मुख्यमंत्री यानी आपका जो सरकार है उसकी ज्यादा दूरी होती है तो आप पर ध्यान कम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डेवलपमेंट हुआ था वहां पर। कुछ राजनीतिक कारण भी रहे होंगे उसके, लेकिन हम लोग वो राजनीतिक कारण नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके आंसर में आपको राजनीतिक चीजों को यानी सरकार को कभी ब्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर में सरकार को ब्लेम मत कहिएगा, क्योंकि आपको जाना उन्हीं के पास में है। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं प्रशासनिक सुविधा। तो प्रशासनिक सुविधा के कारण उसको अलग होना पड़ा, पहला यह पॉइंट है। दूसरा, आकार। मध्य प्रदेश का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था। मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी काफी थी और आकार बड़ा होने के कारण मध्य प्रदेश का एक पूर्वी हिस्सा जो विकास से वंचित रह रहा था, जिसका विकास अन्य जिलों की तुलना में उस क्षेत्र का विकास धीमा रह गया था। और इसी धीमेपन की वजह से वहां पर कई सारी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसमें से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। हालांकि नक्सलवाद भी इसमें आंसर में लिख सकते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का आकार वृहद आकार था, इस वजह से ये हो सकता है कि ये हुआ था। तीसरा,
तीसरा जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर इसलिए अलग है, वैसे तो मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा, वो हिंदी ही है। लेकिन वहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ी भाषा प्रेफर करती है, जो उपभाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा को ही वो प्रेफर करते हैं बोलना। और ऐसे में भाषाई भिन्नता है, कल्चरल डिफरेंस भी है, सांस्कृतिक रूप से भी छत्तीसगढ़ भिन्न है। ठीक है, तो ये भाषा आधार पर भी लिखा जा सकता है। तीसरा, क्षेत्रीयता। ये क्षेत्रीयता वाला कॉन्सेप्ट भारत में हर जगह पर चलता है। रीजनलिज्म, हमारा बुंदेलखंड सबसे आगे होना चाहिए, हमारा बघेलखंड, हमारा मालवा, हमारा निमाड़। तो ये जो चीज, जैसे गोरखालैंड, जैसे पश्चिम बंगाल में गोरखा लोग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, वैसे क्षेत्रीयता उभर कर सामने आई थी। क्षेत्रीयता को उभरने के पीछे राजनीतिक कारण ही हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक नया राज्य बनेगा तो नए मुख्यमंत्री के आसार हो सकते हैं, नए मंत्रियों की पोस्ट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी में ही लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे इसको उभार कर सामने लाए। तो क्षेत्रीयता यानी क्षेत्रीय समस्या से है, तो क्षेत्रीयता भी इसका एक कारण था। और पांचवा कारण लिख सकते हैं आप, नक्सलवाद। पांचवा कारण लिख सकते हैं आप, नक्सलवाद। देखिए, मध्य प्रदेश 2000 से पहले मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से प्रभावित राज्य माना जाता था। सरकार के सामने चुनौती थी, मध्य प्रदेश सरकार के सामने, कि नक्सल फ्री किया जाए मध्य प्रदेश को। अब सरकार के पास में एक ऑप्शन था कि या तो हम लोग लड़ करके नक्सलवादियों को यहाँ से खत्म करके बाहर निकाल दे, ताकि नक्सलवादी जो है वो खत्म हो जाए, नक्सल समस्या खत्म हो जाए। या दूसरा ऑप्शन जो था वो काफी आसान था, कि जिन जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद फैला हुआ है, उसको मध्य प्रदेश से ही अलग कर दिया जाए, ताकि नक्सलवाद को आसानी से काउंटर किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है, छोटा सीमित क्षेत्र हो तो। ऐसे में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है छत्तीसगढ़ बनाने में। छत्तीसगढ़ को बनाने का जो पूरा पूरा पावर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन फिर भी ये जो अ, विवाद उठा था, ये लगातार मांग उठी थी, ये मध्य प्रदेश के ही लोगों ने उठी थी। जो जो बघेल साहब थे, कोई मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, एक बघेल करके व्यक्ति थे, ज्यादा चर्चा में नाम नहीं है। उन्होंने ही छत्तीसगढ़ का सपना देखा था, और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ बन भी गया। और 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो नक्सलवाद आज भी वहाँ की समस्या है। तो देखा जाए तो जिस समस्या के चलते छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, वो समस्या है आज भी वहां पर विद्यमान है। बहरहाल 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ ने काफी तरक्की की है, काफी धीरे धीरे अपने स्तर को ऊंचा उठाया है, लेकिन फिर भी इतना ऊंचा स्तर नहीं उठ पाया जितना कि होना चाहिए था। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का प्रश्न दूसरा जो मैं दूंगा, तो जो लोग ने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लगातार आप लोग आंसर लिखते रहिए। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आपके आंसर आंसर में है, तो आपका आंसर लगभग लगभग ठीक ठीक आपने आंसर लिखा है, कि हाँ, आपका आंसर सही दिशा में जा रहा है। तो बुलेट पॉइंट को याद रखिए, ताकि आपको आंसर लिखने में परेशानी ना हो। मेरे ख्याल से जो शिवराज और शीला, आप लोगों ने लिखा, बोला है कि आप लोगों ने आंसर लिखा है, तो हो सकता है आपका आंसर इसी तरीके का होगा। अगर नहीं है तो पॉइंट पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं। ये भौगोलिक स्थिति हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग वो बात जान ले जो हम लोग, जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि राज्य पुनर्गठन क्या होता है। राज्य पुनर्गठन क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। ठीक, राज्य पुनर्गठन। देखिए, किसी भी राज्य को
का जब या तो उसकी सीमाओं में बदलाव किया जाए, या उसके नाम में बदलाव किया जाए, या उसके क्षेत्रों में को किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाए, या नया राज्य बनाया जाए। यानी राज्य की भौगोलिक स्थिति में किसी भी प्रकार का किया जाने वाला परिवर्तन राज्य पुनर्गठन के नाम से ही जाना जाएगा। थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ते हैं, को समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो नए राज्य बनने में राह को आसान कर देता है। तो देखिए, कुछ अनुच्छेद हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और ये राज्य भारत के साथ, केंद्र के साथ कोई समझौते से बंधे हुए नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। यानी भारत जो देश है उससे अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं मिलता है। जबकि अगर आप पॉलिटी पढ़े हो तो वहां पर एक और वर्ड आता है परिसंघ। अगर भारत परिसंघ होता तो वहां पर उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो अपने देश से अलग हो सकते हैं, एक नया देश बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं दी गई है। तो राज्यों का संघ है इंडिया, यानी भारत राज्यों का संघ माना गया है। और जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब संघ के पास काफी पावर है। अनुच्छेद नंबर 2 जब हम लोग पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 2 में लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा, विधि द्वारा लिखा हुआ मतलब कानून बना करके, अधिनियम बना करके नए राज्यों को जोड़ सकती हैं और नए राज्य बना सकती हैं। दो शब्द लिखे हुए हैं। संसद नीति बना करके, विधि बना करके, कानून के द्वारा नए राज्यों को जोड़ सकती है। नए राज्यों का जोड़ने से मतलब है कोई फॉरेन टेरिटरी है, कोई विदेशी भूमि है, उसको हथिया करके जोड़ लिया, नया राज्य बना देना। जैसा कि हमने 1975 में किया था। 1975 की अगर आपको बात याद है तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम भारत का उस समय हिस्सा नहीं था, राज्य नहीं था। 36वां संविधान संशोधन करके हमने सिक्किम को उठाया और भारत का एक नया राज्य बना दिया। संसद ऐसा कर सकता है। जब मैं पढ़ाऊंगा कभी सिक्किम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे क्या हुआ होगा। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 3, ये दो आर्टिकल तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए। सीधी सिंपल सी बात कही गई। एक में कहेगी कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। कोई उनके बीच में एग्रीमेंट साइन ऐसा नहीं है कि कब तक रहेंगे वो। जब तक भारत का संविधान है इनको अलग होने की कोई परमिशन नहीं दी गई है। और दूसरा है कि संसद विधि द्वारा जो है नए राज्यों का प्रवेश करवा सकता है और नए राज्य बना सकता है। यानी भारत के मैप को रीड्रॉ करने का जो पावर दिया गया है, वो दिया गया है इंटरनली रीड्रॉ करने का, अंदर ही अंदर, बाहर तो नहीं। वो दिया गया है संसद के पास में। अब बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 3 क्या बात करता है। आर्टिकल नंबर 3 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही संसद को पावर देता है। अनुच्छेद नंबर 3 ये बोलता है कि संसद के पास शक्ति है। समझना बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से क्लास समझना। मैं एक बार फिर से आपके चेट देख लूं, कुछ नई चीज तो नहीं है। कितने वर्ड में आंसर लिखना है? कितने नहीं शिवराज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1974 में हमने उसको ऐड किया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा जो दिया गया था 1975 में ही दिया गया था। एक बार किताब खोल के आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो बात। 74 हमने ऐड किया था, लेकिन राज्य के रूप में दर्जा तो हमने 75 में दिया था ना। ठीक है। देखिए, संसद की शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 3 में दिया गया है कि संसद के पास ये शक्ति है कि वह एक राज्य से तोड़ करके दो या अधिक राज्य बना सकता है। कितने शब्दों में पूछा आपने? तो 50-60 शब्दों में लिख सकते हैं आप। ठीक है। 35वां भी है और 36वां भी है। एक बार फिर से दोबारा आप देखिएगा शिवराज जी। मैं समझ रहा हूँ 35वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है। उसका संबंध भी सिक्किम से है। और 36वां संविधान संशोधन का संबंध भी सिक्किम से ही है। ठीक है। तो 35वें से लिखा गया था कि 35वें संविधान संशोधन के अंदर सिक्किम को हमने
एक्वायर किया था, हमने उस पर अधिग्रहण किया था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अ- ये तो है, काफी अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरा जो पावर दिया गया है, दो राज्यों को जोड़ भी सकता है। संसद की पावर, दो पावर मैंने बताया आपको कि संसद क्या कर सकता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक राज्य को तोड़ करके दो राज्य बना सकता है, दो राज्यों को जोड़ करके मर्ज कर सकता है, एक सिंगल राज्य बना सकता है। तीसरा, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। राज्य की सीमा में बदलाव कर सकता है। किसी राज्य के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को दे सकता है। ये पावर दिया गया उसमें। मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था 1956 में, तो नागपुर पहले हमारे अंदर में हुआ करता था, 56 से पहले वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता। जब पुनर्गठन हुआ तो हमने कुछ क्षेत्र दे दिए, कुछ ले भी लिया। तो ये हमने नहीं दिए, ये संसद ने किया ऐसा। और संसद अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सकता है, जो भी रिकमेंडेशन आई होगी। नाम बदल सकता है राज्य का। और एक और चीज बड़ी अच्छी लिखी उसमें, कि ये जो पावर दी गई ना संसद की अनुच्छेद नंबर 3 में, कि संसद ये सारे काम कर सकता है, और इसके लिए संसद को कोई भारी भरकम काम भी नहीं करना है। साधारण बहुमत के द्वारा अगर विधेयक पास कर दिया जाए किसी सॉरी संसद में, तो नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि नए राज्य के निर्माण के समय उस राज्य की विधानसभा का सजेशन लिया जाता है, लेकिन उस राज्य की विधानसभा का केवल सजेशन लिया जाता है। अगर राज्य विधानसभा मना कर रही है कि नहीं बनाना है, तो भी संसद पर वो बाध्य नहीं होता है। तो संसद के पास यहाँ पर काफी ज्यादा पावर है। और एक और बात ये लिख दी गई है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ये अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 2 के अंतर्गत किया गया कोई भी बदलाव, नए राज्यों का निर्माण हो या जो भी बदलाव हो, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो जब कोई राज्य नया बनता है, तो ये मान के चले कि वो संशोधन नहीं करना पड़ेगा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बताओ कौन सा संविधान संशोधन। देखिए, किताब में पढ़ करके आपको मिलेगा जरूर कि 84वां संविधान संशोधन 2001 जो लाया गया था, उसका संबंध मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से है। और और आप कहीं पढ़ोगे कि केवल छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हो गया, तो बिना किसी संशोधन के अलग हुआ था, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था। 84वां संशोधन का संबंध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग होने से है, लेकिन उस संशोधन के कारण अलग नहीं हुआ है, वो संशोधन कुछ और है। मैं जब छत्तीसगढ़ पे आ जाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि 84वां संविधान संशोधन कैसे रिलेट करता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। वो हर एक राज्य से रिलेट करेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अनुच्छेद नंबर 3 में काफी पावर दी गई। एक चीज और अनुच्छेद नंबर 3 ये बोलता है कि संसद के पास अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह शक्ति नहीं है कि वह किसी देश को अपना हिस्सा दे सकता है या किसी देश का हिस्सा ले सकता है। यहाँ पर तो इतना बोला गया है कि राज्यों में ही बदलाव कर सकता है, आंतरिक सीमा में बदलाव कर सकता है। अगर भारत सरकार किसी दूसरे देश का हिस्सा हथियाता है, अधिग्रहण कर लेता है, या हो सकता है वो अपना ही हिस्सा था, उसको आजादी के बाद अधिग्रहण किया गया, संविधान लागू होने के बाद अधिग्रहण किया गया, तो ऐसा करने के लिए या अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान को अनुच्छेद 3 में ऐसी कोई पावर नहीं है। ऐसा संसद कर सकता है, लेकिन केवल और केवल संविधान संशोधन के द्वारा। समझिएगा इसको, दो चीजें हैं। ये जो भी परफॉर्मेंस देगा संसद, ये जो भी काम करेगा, राज्य बना रहा है, बदल रहा है, नाम चेंज कर रहा है, राज्यों की सीमा में बदलाव कर रहा है, इसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 3 के अंदर पावर दी गई है। लेकिन अगर किसी देश को हथियाना है या हमारे देश का क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। और ये तब आया जब 1960 में बेरूबारी यूनियन केस सामने आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी देश को अगर एक लैंड एग्रीमेंट कर रहे हैं, भूमि समझौता हो रहा है, तो आपको उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में लास्ट जो समझौता 2015 में सरकार ने किया था बांग्लादेश के साथ में, 100वां संविधान संशोधन किया गया था, और बांग्लादेश के साथ में सीमा समझौता हुआ था। हमारे कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश में थे,
बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो हमारे साथ में थे, हमने एक्सचेंज कर लिया था, वहां के रहने वाले लोगों को भी नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। और ये किया गया था 100वां संविधान संशोधन। तो ऐसा करने के लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। 1975 में जब हमने सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था, तो 36वां संविधान संशोधन उसके लिए भी करना पड़ा था हमको। तो ये हमेशा संशोधन करने पड़ते हैं, चाहे हमें 1961 में हमने गोवा को हमारे अंदर कर लिया था, दादर नागर हवेली, जो पुडुचेरी है, इन सबको हमने बाद में एक्वायर किया। ये आजादी के बाद, यानी संविधान संशोधन करने, संविधान लागू होने के बाद ये सारे क्षेत्र हमारे पास में आए। तो जाहिर सी बात है कि इनको करने के लिए हमको संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए संशोधन की जरूरत नहीं थी, और बिना संशोधन के ये अलग हुआ है। और जिस संशोधन का जिक्र मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए किया जाता है, वो 84वां संविधान संशोधन है। वो अलग करने से उसका संबंध नहीं है, वो कुछ और है, मैं उसको बताऊंगा आपको जब हम लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये भी क्लियर हो गई होगी कि इसके अंदर किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत से पास कर देगी सरकार तो नया राज्य बन सकता है। ये संसद के पास पावर है, यानी कितने भी राज्य बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ था हमारा, तब 13 ही राज्य हमारे पास थे, और आज 28 राज्य, 29 हो गए थे, फिर से 28 हो गए। तो ये तो बहुत बार एप्लीकेशन इसका मिला है। ये भी राज्य का नाम भी बदला गया, सीमाएं भी बदली गई, दो राज्यों को जोड़ा गया। दो राज्यों को अभी तक कहीं पर नहीं जोड़ा गया, ऐसा कोई एग्जाम्पल हमको नहीं लिखता मिलता है। लेकिन हाल ही में दो यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया है। आप में से कई सारे लोगों ने हो सकता है वो चीज पढ़ी है। दादर नागर हवेली और दमन दीव को अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ध्यान रखना इस बात को, हो सकता है वहां से भी प्रश्न आ जाए कि जब दो यूनियन टेरिटरी नहीं बनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो नीचे एक और बदलाव ये हुआ था कि दादर नागर हवेली को दमन एवं दीव के साथ जोड़ दिया गया था। अब उसका नाम पूरा रख दिया गया, दादर नागर हवेली दमन एवं दीव, ये पूरा नाम उसका रख दिया गया। ठीक है जी। कपिल जी बोल रहे 14 राज्य थे, बिल्कुल 14 राज्य। आप जब पढ़ोगे 14 राज्य आपको, तब मैंने बोला आजादी के समय, जब जैसे आजाद हुआ तब 14 राज्य, 13 राज्य बने थे। जो आप 14 राज्य जो बता रहे थे, ये 14 राज्य जो है, ये 1956 में जब अधिनियम लागू हुआ, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है, तब 14 राज्य थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था। मैं बताता हूँ, आपका आपके डाउट्स जो है क्लास के दौरान ही क्लियर होते चलेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि सर संसद के पास में ये पावर है। तो देखिए, इस पावर का इस्तेमाल कैसे करना शुरू हुआ। ये जो इंडिया है, इंडिया में यहाँ पर साउथ इंडिया में एक बड़ा सा राज्य है। उस समय एक बड़ा प्रांत था जिसका नाम था मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत में दो भाषाओं के लोग रहते थे। नीचे वाले जो बोलते थे वो बोलते थे तमिल, तमिल भाषा बोलते थे, और ऊपर वाले बोलते थे तेलुगु, तेलुगु भाषा बोलते थे। तमिल और तेलुगु दो भाषा के रहने वाले लोग थे। अब देखिए, आर्टिकल 3 में ये कहीं नहीं लिखा है कि अब नए राज्य बनाओगे तो किस बेस पर बनाओगे। आधार नहीं था। जब कोई आधार नहीं होता है, जब किसी चीज पर डाउट होता है, तो सरकार के पास कुछ ऑप्शन रहते हैं। या तो वो कमेटी गठित करे उस पर चर्चा के लिए, या सीधा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे कि इसका इंटरप्रिटेशन दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का व्याख्याता कहलाता है, वो ऐसा कर सकता है। यहाँ पर फिर से मैं बात कर लूँ तो दोनों में क्या विवाद चढ़ गया। मद्रास प्रांत, यहाँ पर बाहुल जो क्षेत्र था, जो डोमिनेंस था, जो पावर थी, वो थी इनकी मद्रास की, यानी तमिल लोगों का यहाँ पर वर्चस्व था। और तेलुगु लोगों का यहाँ पर विकास नहीं हो रहा था। वो सोशली वीकर होते जा रहे थे, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा के लिए एक नया राज्य मांग की, और तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की मांग उठना शुरू हुई। आजादी के बाद से ये शुरू हो गया था। सरकार के ऊपर भार हो गया। क्यों? क्योंकि मांग करने वाले खुद कांग्रेस के ही लोग थे। जब कांग्रेस की ही सरकार है, आप ही की सरकार है, और आप ही के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें नए राज्य चाहिए, तो उन्होंने नए राज्य की मांग की। तो 1948 में कमेटी गठित की गई थी। 1948 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था एस के धर कमेटी। एस के धर समिति। एस के धर समिति को ये बोला गया कि आप
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दी गई संसद की शक्तियों का अवलोकन करके ये बताइए कि क्या हम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर सकते हैं। तो एसके धर समिति ने 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि देखिए भाषा को राज्यों का आधार नहीं बना सकते। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर हम लोग राज्य नहीं बना सकते। तर्क दिया उन्होंने कि भारत में भाषा और बोलियों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। इसमें भारत के बहुत सारे राज्य बनाने पड़ेंगे। चूंकि बड़ी मुश्किल से देश को एक किया है, इसमें हम लोग विकास की ओर बढ़ना हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए, न कि राज्य बनाने में हम लोग लगे रहें। अभी जो राज्य हमें मिले हैं उनको सुदृढ़ करना है, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, न कि राज्य में फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर एक किसी को हक दे दिया ना, तो सभी राज्यों में ये मुद्दा उठने लगेगा कि हमको भी चाहिए और सब लोग मांगना शुरू कर देंगे। तो वह है कि भाषा के आधार पर एसके दर कमेटी ने वो रद्द कर दिया कि नहीं दिया जा सकता। उनने एक चीज और बोल दी कि ये जरूर है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम लोग दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला, लेकिन भाषा को उन्होंने मानने से इनकार कर। लेकिन बात किस बात की उठ रही थी? बात उठ रही थी कि क्या भाषा के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि मद्रास में तो बात उठ रही है। मद्रास में तेलुगु भाषी लोग लगातार मांग कर रहे कि हमें तो आंध्र प्रदेश चाहिए। और लगा अब मांग कर रहे, शांतिपूर्ण मांग नहीं कर रहे, लड़ भी रहे हैं, मार धाड़ हो रही, मार काट हो रही, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इनने मना कर दिया। फिर से दोबारा प्रेशर आया तो उन्होंने क्या किया, सेकंड समिति 1948 में एक और समिति गठित की गई जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, ये तीनों नाम जाने पहचाने हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। नेहरू जी थे इसमें। आपको पता है, नेहरू जी या वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग वकील थे उस समय। उस समय के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। इत्तेफाक की बात है कि हमारे देश की पहली पार्लियामेंट, उसके बाद की सभी पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा एजुकेटेड थी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे उस समय। इसका मतलब देश के लिए अच्छा सोच सकते थे। बाद में एक दौर ऐसा है कि पढ़ना लिखना तो उसमें था ही नहीं। नेहरू, पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग एमपी जी के पढ़ भी रहे हैं, कुछ लोगों को काफी नॉलेज है इस बारे में। पट्टाभी सीतारमैया जो है, ये पट्टाभी सिद्धरामैया है, ये मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने थे, पहले राज्यपाल भी बने हैं ये। तो 1948 में ये समिति गठित की गई। इसको बोला गया कि इन्होंने भी विचार किया, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही थे उसमें। इन्होंने विचार किया, बताया कि क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने भी सोच लिया कि नहीं यार, भाषा आधार नहीं हो सकता है। भाषा को आधार मानने से मना कर दिया इस समिति ने भी। ऑलरेडी एस केदार समिति उस बात को खत्म कर चुकी थी कि भाषा को आधार नहीं माना जा सकता है। तभी उन आंध्र प्रदेश के लोगों की भावनाओं को थोड़ा आहत पहुंचा था, उनको ठेस पहुंचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने वो प्रेशर बनाया तो प्रधानमंत्री की ही समिति बना दी। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो बड़े बड़े लोग उसमें थे, पट्टाभी सीतारमण, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो सकता, तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने समझ लिया कि शांतिपूर्ण तरीके से तो हमें राज्य नहीं मिलेगा, हमें थोड़ा सा इसको एग्रेसिव करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि वहां के नेता थे, एक आंध्र प्रदेश के नेता थे, पोट्टी श्री रामालू। पोट्टी श्री रामालू साहब ने, उनका नाम था पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू साहब। इन्होंने 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी 58वें दिन में डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर भी बच्चे लड़ते हैं कि सर उसमें तो बुक में तो 56 लिखा हुआ है। 56 58 से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उनका डेथ हो चुका, उसने इतने दिन तक अपने लिए, अपने अपने राज्य के लिए भूख हड़ताल की, वो मायने रखता है। 58 दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है, 58वें दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ, अगर सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए किसी नेता की डेथ हो जाती है तो उसके फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल जाता है। और यही हुआ कि आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन था, यानी मद्रास प्रांत में दंगे फसाद होना शुरू हो गए। जवाहरलाल नेहरू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के पास एक ही ऑप्शन था कि जल्द से जल्द ये आंध्र प्रदेश को राज्य घोषित करें,
नहीं तो देश को अभी हम लोगों ने दंगे फसाद से बचाया, अभी पार्टीशन से निपटे ही हैं, और दोबारा ये चीज हम लोग सहन नहीं कर पाए, बड़ी मुश्किल था ये। और इसी वजह से 1953 में सरकार ने ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार अ, जो है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस के नेता की डेथ हो गई, बड़ी वो हो गई, समस्या हो गई थी। तो 1953 में ये हुआ कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश को नया राज्य घोषित किया गया, नया राज्य। किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए नया राज्य घोषित किया गया, और ये बना भारत का 14वां राज्य। जो बात कर रहे थे अभी हाल ही में, जो कमेंट में लिख रहे थे कि सर 14 राज्य थे, तो 14 राज्य जो थे ये 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उससे पहले 14 राज्य थे। मैंने बोला था आजादी के बाद हमारे पास 13 राज्य थे जब हमने बनाए थे, तो 13 राज्य उस समय थे, और बाद में 14वां राज्य बन गया था। तो ध्यान इस बात का रखिएगा। ठीक है, तो तेलुगु भाषा के लिए पहला राज्य बना। अब समस्या क्या उत्पन्न हो गई? समस्या ये उत्पन्न हो गई कि अब जब दे ही दिया एक राज्य को भाषा के आधार पर, तो समस्या उत्पन्न होगी कि इस बात को सही साबित करना पड़ेगा। तो अंत में आकर के 1955 में एक कमेटी आती है, हालांकि 1953 में ही गठित किया गया था उसको, 1953 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था फजल अली कमेटी। 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं। उस कमेटी को समझ लेते हैं क्या बोलती है वो कमेटी। चूंकि आंध्र प्रदेश राज्य दे दिया गया था, आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया था, ऐसे में फजल अली कमेटी, फजल अली समिति, 1953, 1953, ठीक है। फजल अली कमेटी 1953 में बनाई गई थी, और इस कमेटी ने को ये बोला गया कि आप ये बात साबित करना पड़ेगी आपको कि भाई राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि हमने कर दिया। आपको इसका समर्थन करके ऐसा कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा कि ज्यादा राज्यों को भी ना बनाना पड़े, और हमारा काम भी हो जाए। तो फजल अली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में, और इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाषा को आधार माना जा सकता है। क्या क्या बोला इन्होंने? कि भाषा को आधार माना जा सकता है। भाषा को आधार माना जा सकता है, इसका मतलब भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, जो कि 1953 में पहला राज्य बनाया भी गया था, आंध्र प्रदेश। साथ ही उन्होंने बोला कि भाषा को राज्य तो बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत छोड़ दिया साथ में, एक प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल क्या बना दिया? ये बना दिया कि एक भाषा के लिए एक राज्य हो जरूरी नहीं। क्या बात बोली उन्होंने? एक भाषा के लिए एक राज्य हो, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब उन्होंने क्लियर ही कर दिया था कि अगर भाषा के आधार पर आप राज्य तो बना सकते हो, लेकिन साथ में एक कैप्शन क्या डाल दिया कि भाषा के आधार पर राज्य तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य हो यह जरूरी नहीं। और यहीं से उन्होंने बता दिया कि भाई हम लोग अब किस भाषा के लिए कौन सा राज्य होगा ये तय करने का, इन्होंने ये भी बोल दिया कि सरकार, संसद जो है विधि बना करके एक कानून बनाएगी, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएगी, और ये 1956 में बन गया था। और यही तय करेगा कि नए राज्यों का निर्माण कैसे करना है। फजल अली कमेटी ने क्लियर कर दिया कि एक राज्य के लिए एक भाषा हो जरूरी नहीं है, और 1956 में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अब नए राज्यों से संबंधित जितनी भी सिफारिशें देगा ये राज्य पुनर्गठन आयोग देगा। ये जो सिफारिशें देगा उसके आधार पर राज्य बनने शुरू हुए। 1960 में राज्य बना, 62 में बना, 67 में बना, 71 में बना, 72, 75, 87, 2000, 2014, ऐसे कई बार राज्य बनते गए और आज हम लोग पहुंच गए कहाँ पर?
हमारे भारत में लगभग 28 राज्य हैं। तो 13 राज्य से शुरू किया था, 14 राज्य के बाद यहाँ से शुरू हुआ। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, 1956 से पहले 14 राज्य थे, और ये 1956 के अनुसार ही मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। अब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कैसे किया गया, इसको भी समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसमें भी। देखिए, मध्य प्रदेश जो था, ये संकल्पना आई नहीं थी, आजादी के समय नहीं था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैसी कोई संकल्पना उस समय थी नहीं, राज्य बनाना था, यह जरूरी था कि राज्य बनेगा। अब क्या था कि ब्रिटिश सरकार इसको अलग अलग भाग में बांट दिया था इन्होंने। जो पहला था पार्ट ए, मध्य प्रदेश की बात करें तो हम लोग 3 पार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए जो था, इसमें था ब्रिटिश भारत। पार्ट बी, देसी रियासत। पार्ट सी, इसमें भी था देसी रियासतें। तो पार्ट ए ब्रिटिश भारत था, पार्ट बी देशी रियासतें थी। पार्ट ए के अंदर जो भी आएगा वो ब्रिटिश भारत था। देखिए, भारत में अंग्रेज 2-3 तरीके से शासन करते थे। पहला तरीका कि पूरे क्षेत्र को हथिया लिया और ब्रिटिश सरकार का कोई गवर्नर वहां बिठा दिया, और वो ब्रिटिश सरकार के थ्रू ही वो पूरा काम चल रहा है, कोई राजा नहीं होगा। दूसरा ये था कि रियासत होती थी, तो रियासत से खाली वो लगान वसूल करते थे और रियासत का अपना वर्चस्व रहता था। तीसरा था कि रियासत तो रहती थी, लेकिन रियासत का राजा केवल नाम मात्र का होता था, पूरा शासन अंग्रेज के द्वारा ही चलता था, खाली नाम था कि रियासत। एक ग्रुप डी भी था इसमें, पार्ट डी भी रखा गया था, जिसमें खाली एक चीज थी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को इसमें रख दिया गया था। तो जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश में हम लोगों को कुछ चीजें मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो उससे पहले हमारा मैप क्या था। मैप दिखा देता हूं मैं आपको। ये स्वतंत्रता के उपरांत मध्य प्रदेश का इस तरह का कुछ मैप था। आप लोग मैप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब जब आप मैप देख रहे हैं तो आपको कुछ चीजें इसमें दिख रही हैं कि कुछ पार्ट अलग अलग से इसमें रखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश, और सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। तो ये जो पार्ट ए मैंने बोला है, इसमें लिखा गया है, पार्ट ए की जब मैं बात कर रहा हूं, पार्ट ए जो आपका है ये, पार्ट ए की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ लिखा हुआ है सीपी और बरार, सीपी प्लस बरार। ये सीपी और बरार एरिया सबसे बड़ा था। इसमें छत्तीसगढ़ पूरा एरिया, ये नागपुर वाला पूरा एरिया कवर्ड था इसमें। तो इस एरिया को बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। ठीक है, ये महाकौशल वाला क्षेत्र था, जो जबलपुर वाला एरिया था। ये पहले महाकौशल था, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करना शुरू किया, और बाद में बरार क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविंसेस से मिला दिया गया और बन गया ये सीपी बरार। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार बनाया गया है इसको। और ये सबसे बड़ा क्षेत्र था मध्य प्रदेश का। लेकिन ये पार्ट ए में आता है, इसका मतलब ये ब्रिटिश भारत, ये रियासतें नहीं थी, ये ब्रिटिश भारत कहलाता था। पार्ट बी अगर आप देखते हो, तो पार्ट बी में आपको मिलता है रियासतें जो स्वतंत्र थी, कुछ अंग्रेजों को खाली लगान वगान देती थी, और अंग्रेजों के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध थे, स्वतंत्र हुआ करती थी। रिवॉल्यूशनरी नहीं थे, अंग्रेजों के साथी थे ये लोग। ग्वालियर के सिंधिया लोग, होलकर लोग, ये साथी लोग रहे थे, मराठा लोग। तो ये दो यहाँ पर मिलते हैं आपको, ग्वालियर और इंदौर वाला। इसको बनाया गया था मध्य भारत। ये मध्य जीवाजी राव सिंधिया इसके प्रमुख थे,
और यशवंत राय होलकर जो इसके उप प्रमुख बनाए गए थे उस समय, आजादी के पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये ग्वालियर और इंदौर दोनों राजधानी रहती थी। शीत ऋतु की राजधानी 6 महीने तक शीतकालीन राजधानी ग्वालियर होती थी, जबकि 6 महीने ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी, वो आपकी इंदौर होती थी। तो इंदौर और ग्वालियर दोनों को राजधानी यहाँ पर बनाया गया था। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पार्ट सी में रखा गया था भोपाल को। पार्ट सी में रखा गया था भोपाल को, और पार्ट सी में ही रखा गया था विंध्य प्रदेश को। विंध्य प्रदेश भी यहाँ पर रियासतों का यहाँ पर था। यहाँ पर रियासतें थी। राजा मार्तंड देव करके शायद यहाँ पर कोई थे, जो इस समय उस समय वहां के राजा थे। और भोपाल जो है, हमीदुल्ला खान जो साहब जो थे, वो भोपाल के उस समय नवाब हुआ करते थे, जिन्होंने भारत में भारत सरकार में सबसे आखिरी में विलय भोपाल का हुआ था, इसलिए छोटा सा एरिया बीच में आपको दिखता है। 1949, 30 अप्रैल वो डेट है 1949 की, जब भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बनी। और इन्होंने सोचा कि इस पूरे क्षेत्र को बनाना शुरू किया। अब इसमें वो भोपाल जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, उसी भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित कर देना। यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश में पुराने लोग थे, पुराने राजा जो वर्चस्व रखते थे, उनको राजधानी नहीं बनाया गया। ना तो ग्वालियर को बनाया गया, ना इंदौर को बनाया गया। इंदौर को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इंदौर के राजा लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग मध्य प्रदेश के बनाने के पक्ष में नहीं थे। वो मध्य भारत को ही मध्य प्रदेश बनाना चाहते थे, ताकि वो छोटा सा जो एरिया, पश्चिमी एरिया है, वो उनके हाथ में रहे, कंट्रोल में रहे। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है, उसके अलावा ये है कि ग्वालियर राज्य को इसलिए राजधानी नहीं, ग्वालियर एक अच्छा ऑप्शन था राजधानी बनाने के लिए, लेकिन ग्वालियर राज्य को इसलिए राजधानी नहीं बनाया गया क्योंकि उस समय जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, तो नाथूराम गोडसे को जो बंदूक सप्लाई की गई थी, वो ग्वालियर प्रांत में ही निर्मित थी। और ग्वालियर के ऊपर गांधी जी के को लेकर के भारत के लोगों में बहुत ज्यादा संवेदनाएं थी। तो ऐसे में एक कलंक लग चुका था उस समय ग्वालियर घराने पर, ग्वालियर प्रांत पर, कि वहां से हो वही यानी षड्यंत्र वहां रचा गया था। इसलिए उसको नहीं बनाया गया, क्योंकि बनाते तो हो सकता है विरोध शुरू हो जाता। तो इस वजह से ग्वालियर को भी हमने ऑप्शन में नहीं रखा और नहीं इसमें रखा। और तीसरा ऑप्शन में ये रखा इसलिए भोपाल को, क्योंकि भोपाल अलग होना चाह रहा था। भोपाल हमारे साथ मिलना नहीं चाह रहा था, उसको मिलाया गया। और भोपाल को राजधानी बनाने में अ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर दयाल शर्मा साहब, जो भारत के राष्ट्रपति बने थे मध्य प्रदेश की तरफ से, वो उन्होंने इसमें काफी योगदान दिया। अब इन अलग अलग पार्ट में अलग अलग उस समय प्रमुख हुआ करते थे, उन प्रमुखों की बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि भारत को अलग अलग भाग में बांट दिया गया था। ब्रिटिश भारत, देसी रियासत, पार्ट बी, पार्ट सी। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में कितने भाग थे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट सी। तो भोपाल पार्ट डी में नहीं आता है। भोपाल को पार्ट डी में नहीं रखा गया। भोपाल देसी रियासत थी, और हमीदुल्लाह खान उस समय उसके तात्काल उस समय कंटेम्प्रेरी उसके शासक थे। उसके बाद से जो है हमीदुल्लाह खान साहब चले जाते हैं, और भोपाल प्रांत से जो है बनाए जाते हैं। शंकर दयाल शर्मा साहब को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और 1956 में कलेक्टिवली, ये जो आपको दिख रहा है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, ये सीपी और बरार क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय 1956 के समय जब मध्य प्रदेश बन रहा था, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय उसके मुख्यमंत्री थे। और इन्हीं पंडित रविशंकर शुक्ल को पूरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा यही था। और जैसे ही ये चीज की गई, बना दिया गया, साथ ही साथ कई सारे काट छाट भी किए गए। ये नागपुर, बुल्डाना, अमरावती, चांदा, ऐसे कई सारे यहाँ पर जगह थी। ये जगह जो है, इसको हटा दिया गया। मध्य प्रदेश का ये ओरिजिनल मैप नहीं है। कई सारी चीजों को हटा दिया गया। कुछ चीजें हमें राजस्थान को देनी पड़ी, कुछ राजस्थान से लेनी पड़ी। तो ये कुछ लेन देन भी हुआ था। और फाइनली 1956 में जाकर के 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया था। मेरे ख्याल से चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। नोट करते भी चलिएगा, कुछ चीजें नोट करने के लिए जरूरी है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सीपी और बराल, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार जो क्षेत्र थे, उसको पार्ट ए में रखा गया है। मध्य भारत को पार्ट बी में रखा गया। मध्य भारत जो ग्वालियर इंदौर वाला रीजन था। और विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में रखा गया, जबकि भोपाल को पार्ट डी में रखा गया है।
सॉरी, पार्ट सी में ही रखा गया। पार्ट डी तो वो था जो केंद्र शासित प्रदेश में बता रहा था आपको। तो इस तरह से पूरे भारत में ये बनाया गया था, 4 श्रेणी में विभाजित किया गया जो मैंने आपको बताया। ये नोट कर सकते हैं, आपको क्लियर अगर दिख रहा है तो आप नोट कर सकते हैं। ए श्रेणी का जो ग्रुप है उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित राज्य थे, जिसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ब्रिटिश राज्य कहा जाता, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। ग्रुप बी जो स्टेट है उनमें देशी रियासत जो सरकार के अधीन नहीं थी, जो स्वतंत्र थी अपने हिसाब से, हालांकि सरकार उनसे सालाना कुछ न कुछ लगान वगैरह वसूलती थी। बाकी ग्रुप सी में जो रियासतें थी, 61 बड़ी बड़ी रियासतें थी। ये सब रियासतें नाम मात्र की थी, इस पर सरकार का नियंत्रण था, यानी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। और बाकी ग्रुप डी में अंडमान निकोबार रखे गए थे, और छोटे छोटे और भी यूनियन टेरिटरीज जो उस समय डिसाइडेड तो नहीं थे पूरी तरह से। तो मेरे ख्याल से आपको चीज क्लियर हो गई ही होगी कि मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों को मिलाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। मैंने बताया आपको सीपी जो है, सेंट्रल प्रोविंसेस जो है, ये आपका महाकोशल क्षेत्र था। ये बना कैसे होगा? सबसे पहले अंग्रेजों ने महाकोशल पर कब्जा कर लिया था। जो समय पेशवा, सिंधिया, भोसले, इनके पास ये सब था। तो इन्होंने इनसे ये क्षेत्र छीन करके इन्होंने महाकौशल पर कब्जा कर लिया था। बाद में जो जो मराठा साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, उन्होंने समझौता कर लिया और बाद में उसको एक रियासत बना दिया गया था, मध्य भारत का रियासत। ठीक है, सॉरी, सेंट्रल प्रोविंसेस बना दिया गया था। तो महाकौशल यानी वो एरिया, जबलपुर वाला एरिया, उसमें नागपुर वाला एरिया भी आता है, सबको मिला करके सेंट्रल प्रोविंसेस बनाया। और बाद में जो एरिया था बरार क्षेत्र, 4 जिले थे बरार के, उसको छत्तीसगढ़ में मिलाकर और उसको नाम दे दिया सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। ये तो क्वेश्चन नहीं आता कि क्या कब क्या बनाया गया था, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए कि, और राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, ये सेंट्रल बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, और सेंट्रल बरार के जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। और उसी समय उनके उस समय जो राज्यपाल थे वो राघवेंद्र राव उनके राज्यपाल थे। लेकिन हमें पढ़ना ये है कि जब मध्य प्रदेश बना तब कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। पार्ट ए आपका आएगा क्या? सीपी एंड बरार। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो सीएम थे। 1956 की बात कर रहा हूं, जब मध्य प्रदेश बना तब सीएम कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछते हैं। 1956 में कौन कौन सीएम था? तो इसके जो सीएम थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल इसके सीएम थे। आप लोगों के कमेंट पर मैं बिल्कुल आऊंगा, अभी थोड़ा सा बस इसको बता दूं, फिर हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जो भी समस्या है आपकी बिल्कुल बता दीजिए, घबराइए मत, छोटी छोटी चीजों को लेकर घबराना नहीं कि सर इसमें ये लिखा है वो लिखा है। एग्जाम में जो आता है वो इम्पोर्टेंट है। मध्य भारत की बात करें तो 1956 में जब बन रहा था उस समय मध्य भारत के सीएम जो थे वो थे तख्तमल जैन। तख्तमल जैन। कहीं कहीं आपको लीलाधर सेठ भी मिलेगा, लीलाधर सेठ भी थे, लेकिन तख्तमल जैन से पहले लीलाधर सेठ थे। कुछ ही समय के लिए तख्तमल सेठ बने थे और 1956 में गठन हो गया। तो पुनर्गठन के समय कौन था वो इंपॉर्टेंट है। सी वाला पार्ट, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश के सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विंध्य प्रदेश के सीएम थे। पार्ट सी वाला ही पार्ट जिसको हम लोग भोपाल स्टेट बोलते थे, भोपाल स्टेट, भोपाल राज्य, ये भोपाल स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे उस समय वो थे शंकर दयाल शर्मा। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले भी राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 1956 के समय इन अलग अलग प्रांतों का जो जोड़े गए थे ब्रिटिश भारत यानी सीपी बरार,
मध्य भारत, आपका विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट, इनके मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को। अब जो आप लोग कल के लिए क्वेश्चंस हैं वो लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग बात करेंगे आपके इसमें। ठीक है सर, मेरे पास है बिल्कुल। शिवराज जी, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। हम्म चलिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से।